दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा न्यूज में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे के सारे आरबीआई के सुपरविजन में अब आ जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट का बेसिकली मतलब क्या है। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर और भी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर पहले जो पास्ट में आपने देखा कि बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिल रहे थे कि कोऑपरेटिव बैंक में इस तरीके से काम चल रहा है, दैट मींस कि लोन दिया जा रहा है जो डिफॉल्टर्स हैं उनको भी। तो वो सारी चीजें जो कोऑपरेटिव बैंक छुपा रहे थे अब वो चीजें नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि ऑडिट है, रैंडम ऑडिट करना और भी बहुत सारे जो वर्क प्रोफाइल है वो अब आरबीआई के द्वारा मैनेज किए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ ये आप समझ सकते हैं कि लगभग 8.6 करोड़ ऐसे भारत के लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं पर कोऑपरेटिव बैंक से वो जुड़े हुए हैं। जो हमारे यहाँ पर सहकारी बैंक होती हैं तो उनसे कहीं ना कहीं पर वो जुड़े हुए हैं। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, डायरेक्टली कंट्रोल करेगी जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके लिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक की डेफिनेशन क्या होती है और कोऑपरेटिव बैंक कौन से एक्ट के अंतर्गत में रजिस्टर्ड होते हैं। Cooperative banks are the bank whose main objective is to provide the financial assistance to economically weaker sections of the society. Okay, तो मतलब एक काइंड ऑफ हम ये समझ सकते हैं कि छोटे कोजी ग्रुप काइंड ऑफ होते हैं और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इनके लिए ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो देते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है जो है 1912, इसके अंतर्गत में वो सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड होते हैं और ये रेगुलेटेड होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और साथ में जो बैंकिंग लॉज है जिसमें हम ये कह सकते हैं एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दैट इज 1965। तो ये इसकी टेक्निकल बैकग्राउंड पर डेफिनेशन है। लाइक आप देख सकते हैं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक हो गया और भी बहुत तरीके के कोऑपरेटिव बैंक है। एक आपने भी पिछले दिनों सुना होगा पीएमसी, ठीक है, पीएमसी बैंक में जो घोटाला हुआ था कि उसने एसडीआईएल को लोन दिया था, वो मैं भी इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो उसकी जो कंट्रोलिंग थी वो आरबीआई ने बाद में की, लेकिन घोटाला होने के बाद में। तो राइट नाउ अब जो पावर्स आरबीआई को दे दी जाएंगी तो इससे क्या होगा कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक है इनका ऑडिटिंग करना, इनके ऊपर कंट्रोल करना, इससे क्या है कि कोई भी जब उनके ऊपर क्राइसिस आएगा तो पहले ही आरबीआई को पता चल जाएगा इस तरीके से। तो देखो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट बैठी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो सारे के सारे अब आरबीआई के अंतर्गत में आ जाएंगे और एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ये चीज जो है पास की गई। तो ये जो जानकारी है यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट मींस कि डायरेक्टली उन्होंने अपनी एक वीडियो के थ्रू लोगों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया मीडिया कवरेज में। ओके, और मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ आप ये देख सकते हैं कि जितने भी चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो अब वो सारे के सारे आरबीआई की निगरानी में आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो है 1482 और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो है दोस्तों 58। तो अब ये जो सुपरवाइजरी पावर्स होंगी आरबीआई की उनके अंतर्गत में ये सारे के सारे आएंगे। एक चीज आपको और बता दूं कि बैंक का जो इतने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अगर ये आरबीआई के अंतर्गत आ रहे हैं तो इससे क्या क्या चीजें होंगी, लाइक जैसे कि जो इनका ऑडिट होता है, ठीक है, जो इनके फाइनेंस ऑडिट होते हैं वो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अब होंगे। और इसमें अगर कोई भी बैंक जब अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है उसके ऊपर तो ये पता चल जाएगा आरबीआई को पहले से ही। तो कहीं ना कहीं पर चीजों को मॉनिटर करने से वो चीजें सही भी हो सकती हैं। और जो उसके बोर्ड है, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या फिर जो भी टॉप प्रोफाइल टॉप मैनेजमेंट होगा किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का, उसके ऊपर आरबीआई अब अपनी निगरानी रख सकेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होंगे, ओके, वो सारे के सारे जो मामले हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वही देखेगा। एक चीज आपको और यहां पर बताना चाहूंगा कि थोड़े समय पहले आपने सुना होगा पीएमसी स्कैम, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसका स्कैम आपने देखा था। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि इस कोऑपरेटिव बैंक ने एसडीआईएल दैट मीन्स की हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लोन दोस्तों दिया था। और लोन इसको ऐसे दिया था दैट मीन्स की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको दरकिरार करते हुए। तो यहाँ पर बहुत सारा ब्राइबरी और भी चीजें जो है बीच बीच में आई थी कि कौन कौन से टॉप मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस तरीके से जो है रिश्वत लेकर या फिर हम ये कहें कि नियमों को ताक पर रखकर एसडीआईएल को लोन दिया। बल्कि एसडीआईएल जो है वो दिवालिया होने की कगार पर थी और वो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो इंसॉल्वेंट का हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके से
लोगों का पैसा, पब्लिक डिपॉजिट अमाउंट जब इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिया गया तो उसके बाद में इस बैंक की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर आरबीआई ने इसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया और उसके बाद इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि लोग अब अपना पैसा अभी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों जब देखने को मिली तो कहीं ना कहीं पर जो हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अपने बजट में ही अनाउंस कर दिया गया था कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो अब आरबीआई के अंतर्गत में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है राइट नाउ अभी प्रोसेस ये जून में हुआ है और जून में एक ऑर्डिनेंस के अंतर्गत इस तरीके से इस चीज को लाया गया है। और एक मामला और आया था कि जो सीकेपी सहकारी बैंक है इसका भी लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया था। बहुत सारी आरबीआई ने अनियमितताएं पाई थी तो उसके कारण जो है ऐसा डिसीजन लिया गया था। एक चीज आपको और बता दूं कि जो मेन फायदा है वो यहां पर क्या होने वाला है। देखो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इस तरीके का कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि जब अपनी आरबीआई मॉनिटरिंग करेगा तो कहीं ना कहीं पर लोगों के अंदर में जो भी ख्याल आ रहे थे अभी तक कि भाई ये तो बैंक किस तरीके से जो है डूब जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर जब आरबीआई ने अपनी वहां पर जो अपनी प्रेजेंट दी है तो उसके बाद से लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट बनेगा। ओके, तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेज आफ्टर दीज बैंक कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई मोर देन 8.6 करोड़ डिपॉजिटर्स विल गेट कॉन्फ्रेंस। मतलब यहां पर लगभग 8.5 करोड़ के आसपास में जो डिपॉजिटर्स हैं, जमा करता है, तो इनके भरोसे को कायम रखा जाएगा अगर ये सारी चीजें हमने आरबीआई को दी हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, इट विल बी एश्योर्ड दैट देयर डिपॉजिट इन बैंक आर से 4.84 लाख करोड़ रुपीज। तो देखो जो भी पब्लिक डिपॉजिट है वो लगभग 4.84 लाख करोड़ रुपया जो है इतना वो दोस्तों इन बैंकों में डिपॉजिट है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो धन है ये भी सुरक्षित समझा जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब बैंक चाहे तो किसी को भी लोन दे रहा है अपने तरीके से, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा और वो टाइम टू टाइम पर आरबीआई उनको मॉनिटर भी करेगा। और एक चीज़ और है कि जैसे जितने भी जो बड़े डिसीजंस हैं जिनको अभी आरबीआई ले रहा है उनका फायदा कहीं ना कहीं पर प्राइवेट और जो पीएसयूज हैं इनको मिल रहा है, तो दोस्तों अब वो फायदा जो है कोऑपरेटिव बैंक्स इनको भी मिलेगा। तो ग्राहकों के हित में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे जिनका भी निजी और सहकारी बैंकों के साथ में आप कोऑपरेटिव बैंक तक भी वो फायदा देखने को मिलेगा। ओके, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है DICGC, ये बेसिकली क्या करता है कि आपका बैंक में जो भी रुपया जमा होता है उसकी ये गारंटी लेता है, उसका ये इंश्योरेंस करता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा था थोड़े समय पहले बजट में जो हमारे के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है अब उसके तहत जो आपका इंश्योर्ड अमाउंट है वो आपका 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब हम 5 लाख रुपए कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका दोस्तों सीधा सा मतलब ये है कि ये एक पर्सन है जिनका नाम है राम और इन्होंने बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है और इन्होंने वहां पर 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। थोड़े समय के बाद बैंक के ऊपर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसके कारण जो है बैंक डूब गया। तो इस डूब जाने की स्थिति में इनको कितना पैसा मिलेगा, अगर मैं करंट नियम की बात करूं जो अभी राइट नाउ जो अपडेटेड नियम है इसके अनुसार इनको पूरा का पूरा 2 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, चाहे बैंक बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक कहीं भाग जाए, व्हाटएवर जो कुछ भी हो जाए, अगर ये DICGC के इंश्योर्ड में आता है तो कहीं ना कहीं पर आपको पूरा का पूरा पैसा आपका मिलेगा। लाइक अगर आपका अकाउंट चाहे पंजाब नेशनल बैंक में हो या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट कंपनी में हो, तो कहीं ना कहीं पर ये DICGC के अंतर्गत अब आपको 5 लाख रुपए तक का ही जो है इंश्योर्ड मिलता है। ओके, एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा, सपोज कर लो कि कोई पर्सन जिसने 7 लाख रुपए अपने बैंक में जमा कर रखे हैं और उस केस में अगर बैंक जो है किसी क्राइसिस के अंतर्गत डूब जाता है तो उस केस में केवल इस पर्सन को 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, इसके 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सपोज कर लो कि वो 15 लाख 18 लाख 20 लाख जितना भी वॉट एवर अमाउंट होता है तो उस केस में केवल जो अधिकतम राशि है वो 5 लाख रुपए मिलेगी। और जो इसमें कहा गया ना कि पहले 1 लाख रुपए होता था उसको बढ़ाकर इन्होंने 5 लाख रुपए कर दिया है। ओके, तो मतलब ये नहीं कि आपने 3 लाख रुपए जमा कर रखे हैं तब भी आपको इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो आपका अगर 5 लाख रुपए से कम होगा तो पूरा पूरा मिल जाएगा, उससे ज्यादा होगा तब भी आपको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ओके।
तो आई होप इस एनिमेशन के थ्रू आपने इस चीज को दोस्तों समझ लिया होगा। तो कहीं ना कहीं पर ये जो कदम लिया गया है ये ग्राहकों के हित में लिया गया है और लोगों के ऊपर जो पहले डर बना हुआ था तो वो कहीं ना कहीं पर अब दूर होगा और लोग जो है बैंकिंग जो सिस्टम है इसमें और भी ज्यादा ट्रस्ट करके आगे जाएंगे। कहीं ना कहीं पर एक सवाल आप सभी के मन में जरूर आता होगा, मैं उस चीज के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक है इसके ऊपर आए दिन कहीं ना कहीं पर आर्टिकल या फिर इसमें जो खुशबू आ रही है वो दोस्तों मीडिया वगैरह में भी देखने को मिल रही है। तो ये तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के बोल्ड डिसीजंस ले सकती है। आप ये भी देख सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ आप अगर किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आपने देखा है कि थोड़े समय पहले अभी पंजाब एंड सिंध बैंक या फिर किसी और बैंक ने जो वहाँ का यूनियन होता है उन्होंने खुद ये बात कही थी कि अगर इस तरीके का डिसीजन बैंक लेता है तो हम इसका अपोज करेंगे। और मुझे उस बैंक का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले कवर किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इस चीज का मसौदा तैयार होगा तो ऐसा नहीं कि वो रातों रात हो जाएगा। इसके लिए बैंक जो है प्रॉपर पार्लियामेंट में जो है डिस्कशन करेगी और इसके लिए एक रेजुलेशन लेकर आएगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं पर जो बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन इसके लिए जो है अनुमति दी जाएगी। ओके, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं पर ये लोग उसका विरोध करेंगे, इनका यही कहना था। तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर जो भी आगे चीज़ें होंगी तो उनके ऊपर फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने करें। और मुझे लग रहा है कि आपको आई होप इस लेसन में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आगे सब्सक्राइब कर लें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।